हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो दो टॉपिक से रिलेटेड है। एक बस कुछ डेटा देखने हैं हमें नेशनल इनकम से रिलेटेड, जो हम लोगों ने इससे पहले नेशनल इनकम में जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी अदर जो चीज़ें कवर की हैं उससे रिलेटेड कौन से करंट डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। और उसके बाद बच्चों फिर हम बात करेंगे NEP 2020, कल से बहुत चर्चा में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा पे आ जाते हैं। तो डेटा में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान, इकोनॉमिक सेक्टर्स या आर्थिक क्षेत्रों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स इन जीडीपी। तो आपने बच्चों ये देखा है कि पहला जो सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है, कृषि या एग्रीकल्चर स्पेशली। दूसरा सेक्टर कौन सा है? इंडस्ट्री। और तीसरा कौन सा सेक्टर है? थर्ड सेक्टर है आपका सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। तो 1, 2, 3 इकोनॉमी के ये E1, E2 एंड E3 तीन सेक्टर्स हैं। अब जो सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन है उनको हम दो तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, टू फेजेस उसके दिखाई पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर एक सबसे पहला कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं, और दूसरा आगे अभी देखेंगे कि सेक्टर्स की ग्रोथ रेट क्या है। ठीक, तो इकोनॉमी सर्वे 2019-20 आया हुआ है और बजट 2020-21 2021 आया है। तो अभी जो भी डेटा आपके सामने आएंगे वो 20 के पहले यानी कि 1920 या 1890 के डेटा होंगे। ठीक है, 1819 के, सॉरी। तो अभी आपके सामने मैं ये डेटा रख रहा हूं 2018-19, 2018-19 और 2019-20। ओके, जीडीपी में पहले सेक्टर का यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इस वर्ष और इस वर्ष में बहुत अंतर नहीं हुआ है। ठीक है, आपको देख के पता चल जाएगा 17.1%। ये परसेंटेज में डेटा है सारा, तो एक जगह पे ही आप डेटा इन परसेंटेज या डाटा इन परसेंटेज ये कर लेते हैं। ठीक है, तो 17.1%। ओके, तो अब ये आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं 17.3%, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। मैं यहां पे परसेंट फिर हटा दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। अगर उद्योग या हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जिसमें आपने देखा था कि जो भी कंस्ट्रक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है वो सारा सेक्टर यहाँ पे आता है, तो 29.8% था 18-19 में, जो अब कम हुआ है 29.2% हो गया है। तो ये डेटा आपके सामने। अब तीसरा जो सर्विस सेक्टर है और जिसका सबसे ज़्यादा योगदान भारत की जीडीपी में है, और वो है, पहले था 52.5%, जो अब है 53.6%। ओके, तो आप सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मोटे तौर पर ये पूछा जाए, मोटे तौर पर ये चीज अगर आपसे पूछी जाती है कि इकोनॉमी सेक्टर में, आर्थिक क्षेत्र में जो है वो सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का है जीडीपी में, तो आप बिल्कुल टर्शियरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र बताने में कोई संकोच नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? पहले नंबर पे सर्विस सेक्टर, दूसरे पे इंडस्ट्री और तीसरे पे जो है वो हमारा एग्रीकल्चर।
ठीक, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमें दिखता है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि आपको यहां पर एक चीज और आपको मैं बताऊं कि अगर हम देखें कि 1950 जब हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई, ठीक है, उस समय अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था? कृषि क्षेत्र का था। एग्रीकल्चर ही इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था। दूसरे नंबर पे ये था और तीसरे नंबर पर ये था पहले। अब धीरे धीरे हम किस तरफ चल रहे हैं? हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र का बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहां पर क्या है कि आज यहां पर जो विडंबना है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत की अराउंड 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है और सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट या रोजगार भी कृषि क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये बता रहा है कि उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम है। ह्यूमन तो है वहां, रिसोर्स ह्यूमन के रूप में, लेकिन यहां पर यह दिख रहा है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हम ये नहीं कह रहे कि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है तो ये कोई गलत बात है, ये अच्छी बात है, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ना अच्छी बात है, इसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़े अच्छी बात है, बट एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होना प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर हैं वो उसका सही रूप में उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो करते तो वास्तविकता क्या होती यहां पर आप समझ सकते हैं। तो अभी अगर एक ये बात तो पहली है कि किसका कितना योगदान है, ये आपका एक डेटा है या ये सिंपल आंकड़ा है, सामान्य आंकड़ा है आपके। दूसरी बात ये आती है जो सबसे पहला कि सर्विस सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में अच्छी बात है कि उसका बढ़ना भारत के लिए, सेवा क्षेत्र वो बहुत तेजी से, और आज भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। आज संचार, आप कम्युनिकेशन देख लो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों यहां पर दिख रही है जो वो ये कि आज भी भारत की 50%, 53%, 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग उसमें रोजगार पा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो रोजगार है ही नहीं। आप आगे चलकर जब बेरोजगारी का टॉपिक देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहां पर जो रोजगार हम कह रहे हैं वास्तविक रूप से वो रोजगार नहीं है, वो सब छिपी बेरोजगारी के शिकार है, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है। ठीक है, तो अब आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि ये परसेंटेज बढ़े। और ये कब बढ़ेगा? जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ेगी, जब कृषि में तकनीक का प्रयोग होगा, कृषि तकनीक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, रिसर्च एनालिसिस जो कृषि से संबंधित चीजें हैं वो होंगी। अमेरिका में भारत से 3 गुना 4 गुना ज्यादा उत्पादकता है। क्यों ऐसा है भाई? सीधी सी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। तो भारत में आप देखिए कृषि सुधार की बात की जा रही, कृषि से संबंधित तमाम डिपार्टमेंट, मंत्रालय सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन आज भी आप देखिए लगातार ये पिछले मैं विगत कम से कम 5-6 वर्षों से देख रहा हूं कि इसी 17 की रेंज में जो है ये कंट्रीब्यूशन बना हुआ है, 17 की रेंज में बना हुआ। आखिर ये क्यों नहीं बढ़ रहा? इसको बढ़ाने का कार्य जो है वो सबको करना होगा, सरकार के स्तर पर हो, किसानों के स्तर पर हो, हर एक स्तर पर इसका काम करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि निर्भरता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी परिवार के पास मान लो 10 बीघा खेती है और उस 10 बीघा खेती को ही उसका सबसे बड़ा आय का स्रोत माना गया, यानी इनकम का उस परिवार के सबसे बड़ा स्रोत वही है। अब वो परिवार जो है उसके ज्यादातर लोग उस
खेतों में 10 बीघा में वो पूरा दिन रात लगा रहे हैं अपना, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो 5 लोगों की भी नहीं आ रही है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि सीधी सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जीडीपी की परिभाषा क्या होती है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो वस्तु का उत्पादन कम हुआ तभी तो इसका योगदान कम हुआ। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है, ठीक। तो बच्चों इसके बाद हम जीबीए का डेटा देखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हर स्टेप पे वैल्यू को ऐड करते हुए ये डेटा आते हैं। जीबीए का जो डेटा है वो ग्रोथ रेट या वृद्धि दर का है, ठीक है। तो जीबीए का जो डेटा है सेक्टर वाइज हम देखते हैं 2 वर्षों की तुलना करते हुए। सेक्टर 1, 2 एंड 3, यानी कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर। अब 2 वर्षों की तुलना 2018, 19, 2019-20 जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बस सिर्फ उन्हीं डेटा को मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब इसका कौन सा डेटा हम देख रहे हैं? सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट, सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, ठीक। सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। तो क्षेत्रवार वृद्धि दर क्या रही 2018-19 में, 19-20 में? तो सेक्टर 1 की अगर हम बात करें 2.4% ग्रोथ रेट रही है, किसमें? 18-19 में। कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है, ठीक है। अच्छी बात ये रही कि 4% की ग्रोथ रेट पाई गई 19-20 में। तो बहुत अच्छी बात है कि ग्रोथ रेट बढ़ी है, ठीक। 4.9% की ग्रोथ रेट है उद्योग की जीवीए में, कब? 18-19 में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 19-20 में कम हो गया। अभी ये कोरोना इफेक्ट नहीं आया है, इससे पहले का डेटा है, तो ये कम हो गया अनुमानित आंकड़ा, और कहीं ना कहीं वो इफेक्ट बाद में आके प्रभावित कर गया, और इस तरह से वो आप देखिए कि 0.92, ठीक। 7.7% की ग्रोथ रेट थी सेवा क्षेत्र की, जो ये भी कम हुई है 5.55%, ठीक। तो ये ग्रोथ रेट की तुलना है जीवीए में, जो भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत किए गए हैं, कि आप देख रहे हैं कि केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा है ग्रोथ और दोनों सेक्टर में कम हुआ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन ही मेन नहीं होता है, हमारी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो उस ग्रोथ में समस्या आई है, उद्योग हो या सर्विस सेक्टर हो, वास्तविकता ये है कि ग्रोथ रेट कम हुई है पहले की तुलना में, ठीक। अब हम अगले डेटा पर आते हैं आपके सामने। नेक्स्ट जो डेटा है वो हमारा नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, जिसको एनएनपी कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर का आंकड़ा, ठीक है। ग्रोथ रेट इन नेशनल इनकम। अक्सर आप देखते होंगे ग्रोथ रेट क्या रही, ठीक है, आय की वृद्धि दर क्या रही। तो अभी इसमें जो है वो 3 वर्षों की वृद्धि दर मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2017-18, 2018-19, 2019-20, ठीक। तो ये तीनों आपके सामने है। 7.2% की ग्रोथ रेट थी 18-19 में, सॉरी 17-18 में। 6.1% की ग्रोथ रेट मिली 18-19 में, और 19-20 में 4.2%।
अब 20-21 में कहाँ जाएगा आप समझ सकते हो, क्योंकि 20-21 तो कोरोना इफेक्ट ले जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंकड़ा भी बता रहा है, वास्तविकता है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए कि जो पिक्चर सामने आती है वो क्या होती है और वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो आप देखिए कि 17-18 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 7.2% थी, और लगातार इसके बाद कितने परसेंट की कमी आ रही है आप देख रहे हैं। ये अंतर कितना है ये भी क्वेश्चन बनता है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो ये कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपका ये होगा, उसके बाद ये होगा, और फिर दोनों की तुलना, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा। अब एक और डेटा मैं ले लेता हूं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आपने उसके फॉर्मूले को भी देखा था, तो पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। अब पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो ये हम वर्तमान मूल्य या करंट प्राइस के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली देखा गया कि करंट प्राइस के आधार पर क्वेश्चन स्थिर मूल्यों के आधार पर भी आते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में करा दूंगा। यहां पर मैं करंट प्राइस के आधार पर जो बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में आया है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो पर कैपिटा इनकम अगर इंडिया में देखें 2018-19 और 2019-20, ठीक है, तो ये दिख रहा है 18-19 में 1,25,408 ये रहा है पर कैपिटा इनकम। 1,25,408 रुपए ये पर कैपिटा इनकम रहा है 2018-19 में। ठीक, अगर हम बात करें 2019-20 में, तो 2019-20 में जो है वो 1,35,048 रुपए रहा है। ठीक, 1,35,048 रुपए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय आय को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो ये आंकड़ा हमारे सामने आता है। ठीक, अब यहीं पर एक और अगर बात मैं आपको बताऊं कि पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट 2018-19 में 10.2% थी। ठीक है, 2018-19 में 6.8% थी। ठीक, जो 19-20 में 10.2% हो गई है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि ग्रोथ जो है वो अच्छी प्राप्त हुई है, ग्रोथ बढ़ी है। ठीक है, तो ये पर कैपिटा इनकम में, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी भारत की पर कैपिटा इनकम विश्व की तुलना में बहुत कम है। अभी भी वास्तविकता ये है, ये आपको लग रहा होगा वास्तविक रूप से ये स्थिति है। और अगर हम पर कैपिटा इनकम के आधार पर स्टेट्स को देखें तो आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा। मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम इज इन स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम इन स्टेट, तो आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको एक आंकड़ा कि अपनी जो अभी राष्ट्रीय आधार पर इनकम है वो कितनी कम है। पहले नंबर पर गोवा है, और गोवा में मैं मोटे तौर पर लिख दे रहा हूं 4,67,000 ये है पर कैपिटा इनकम गोवा में, रुपीस की अगर बात की जाए तो। ठीक, दूसरे नंबर पे दिल्ली है, दिल्ली है दूसरे नंबर पे 3,65,000 पर कैपिटा इनकम। तीसरे नंबर पे सिक्किम, सिक्किम की पर कैपिटा इनकम 3,57,000 है। चौथे नंबर पर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ 2,97,000। पांचवें नंबर पे हरियाणा, हरियाणा 2,26,000। ठीक,
तो आप देखिए कहाँ 1,35,000 राष्ट्रीय आधार पर कैपिटा इनकम है और कहाँ 4,67,000 गोवा की पर कैपिटा इनकम है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वहां पर संसाधन अधिक हैं, जनसंख्या कम है। और संसाधन जब अधिक है तो उससे जो इनकम है, जो स्टेट की इनकम है, अगर राज्य के आधार पर कैपिटा इनकम निकाली जाए तो राज्य के आधार पर क्या होगी? राज्य की आय डिवाइड बाई राज्य की जनसंख्या। अब जहां ज्यादा जनसंख्या वहां का पर कैपिटा इनकम का क्या हाल होगा? उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम 55 से 60,000 की रेंज में। आप सोचो 1 लाख तो बहुत दूर की बात हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन क्या है? राष्ट्र जो उत्तर प्रदेश की आय है, निवल आय है, नेट इनकम है, उसकी तुलना में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो इस कारण से वो आंकड़ा आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है और इसके अलावा जो डेटा होंगे बच्चों वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज होगी उसमें मैं आप प्रोवाइड करूँगा। कुछ चीज़ें मैं आपको अब नोट्स के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ। अब ज़्यादातर एक्टिविटीज़ का जो फ़ायदा है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि उस ग्रुप में ये पता चलता है कि हमारा बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल है। उस ग्रुप में आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपको बताती है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। एक भी कोई पेपर मैं अगर भेजता हूँ, सेंड करता हूँ, तो मुझे दिख जाता है कि कितने लोगों ने उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज अब अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत करवा रहे हैं और जो हमारे यूट्यूब चैनल या ऐप का यूज़ हो रहा है वो अपनी जगह है। वो उसको अब आप ये मान लो कि व्हाट्सएप आपका जो ग्रुप है वो मेन है फोरम, और ये सब उसके एसोसिएटेड पार्ट हैं। कौन? ऐप नंबर 1, ऐप नंबर 2, टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल, ये सब उसके सपोर्टिव पार्ट हैं। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ सपोर्टिव पार्ट से जुड़ा हुआ है तो वो मेन फूड नहीं ले पा रहा है। जैसे आप अपने अगर ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें तो ह्यूमन न्यूट्रिशन का मेन पार्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ये सब मेन न्यूट्रिशन के पार्ट है। ठीक है, तो वो अगर आप नहीं ले रहे हो तो बेकार है। खाने में अगर दाल, चावल, रोटी, सब्जी के अलावा और जो चीज़ें हैं, सलाद, चटनी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप ले रहे हो और दाल, चावल, रोटी, सब्जी नहीं खा रहे हो तो बेकार है फिर। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में अगर पॉसिबल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व होकर अपनी एक्टिविटीज़ करिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि कल अनलॉक 3, 4 जो भी है अब चल रहा है, अनलॉक, लॉक के बाद अनलॉक चल रहा है, और आपने देखा बच्चों कि 31 अगस्त तक फिर से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज इट इज़ बंद हैं। इसका मतलब सब कुछ आपका किसके भरोसे है? ऑनलाइन एक्टिविटी। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही सब कुछ ओपन होगा सबसे पहले एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो कर रहा है वो उसका फ़ायदा लेगा, जो नहीं कर रहा है वो गया। ठीक है, तो अब हम इस ब्रेक के बाद आते हैं, अगली बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। कल से जो चर्चा में है, मैंने सोचा अपने बच्चों को, परिवार के सही इन्फॉर्मेशन जो अभी रिसेंटली आई है वो मैं आपको दे दूं। तो बच्चों, जो आपकी ये इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं कि अभी जो फिल्टर होके जो इन्फॉर्मेशन है मिली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, NEP 2020। ठीक, NEP 2020 ये पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं।
तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ये है, इसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है और वो एक एक करके आपके सामने आएगा। मैं जो ब्रीफली इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NEP 2020 से पहले अगर देखा जाए तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1986 में जो है वो श्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लाई गई थी, चेंज हुई थी, और तब शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय किया गया था। उसके बाद फिर 1992 में उसमें संशोधन हुआ, 1992 में एजुकेशन पॉलिसी में संशोधन हुआ। लास्ट अमेंडमेंट इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये कहा जा रहा है कि 34 साल के बाद भारत में शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, एक बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है। सही बात है कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो, क्योंकि अभी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अभी कैबिनेट ने इस पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा कि शिक्षा या एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है। और अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कोई भी संशोधन तभी हो सकता है, शिक्षा समवर्ती सूची में संशोधन तभी हो सकता है जब जो है इससे संबंधित विषय के लिए केंद्र और राज्य दोनों तैयार हों। मतलब सीधी सी बात है, ये विशेष संशोधन का विषय है जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी, ठीक है। क्योंकि समवर्ती सूची का विषय संशोधित किया जा रहा है तो सीधी सी बात है, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों का हित है। तो इसमें अभी ये बिल हो, अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब ये बिल बनेगा, विधेयक बनेगा और उस विधेयक को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा। फिर उसके बाद वो बिल सभी राज्यों में भेजा जाएगा। मतलब इसकी प्रक्रिया पास होने की वही होगी जो GST बिल की थी, ठीक है। जिस प्रकार GST बिल पास हुआ था तो बाय स्पेशल प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसका अमेंडमेंट होगा, ठीक है। तो एजुकेशन पॉलिसी जो ये लाई गई है, इसमें क्योंकि राज्यों के हित भी प्रभावित होंगे, इसलिए इस बिल को जो है एक प्रकार से जो है ये सेंट्रल के द्वारा पास होगा, उसके बाद स्टेट्स को भेजा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि वो एक संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया थी, ये एक वैधानिक प्रक्रिया होगी, लीगल प्रोसेस होगी जिसमें राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो NEP 2020 है ये 2020-21 के एकेडमिक सेशन से इम्प्लीमेंट होना अभी पॉसिबल नहीं है। 2020-21 के एकेडमिक सेशन में इसे लागू हो पाना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये कब लागू होगी? 21-22 के सेशन में लागू हो सकती है, क्योंकि 20-21 का सेशन स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। तो इसका मतलब कि ये अब सबसे पहली बात है कि आपको इसके कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि अचानक ऐसा तो हुआ नहीं कि कल जो है वो मंत्रि परिषद की बैठक में इसको डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने या श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको रख दिया, ऐसा नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा होमवर्क हुआ है और 2 कमेटियों की रिपोर्ट पर आधारित है ये पॉलिसी। 2 कमेटी हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट ने 2014 में जब पहली बार श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तभी ये निर्णय लिया था कि हम एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा रिफॉर्म करेंगे, और उसी परिप्रेक्ष्य में तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 2 रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। पहली रिपोर्ट, फर्स्ट जो रिपोर्ट है, ठीक, फर्स्ट वो गठन हुआ था डॉक्टर S सुब्रमण्यम, ठीक है, डॉक्टर TS सुब्रमण्यम डॉक्टर
टी.एस. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो है वो गठन किया गया था। पहली समिति जो बनी थी, ठीक है, 27 मई 2016 को, ठीक, ये जो कमेटी बनी थी 5 सदस्यों की, ठीक है, 31 अक्टूबर 2015, 31 अक्टूबर 2015 को ये समिति गठित हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 27 मई 2016 को, ठीक। इसके बाद दूसरी समिति गठित की गई इसके आधार पर अपनी रिपोर्ट और सर्वे के लिए। तो दूसरी समिति जो है वो, उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, वही साइंस के क्षेत्र में जिनका आप नाम जानते हैं, कस्तूरी रंगन। ये कमेटी गठित हुई थी। गठन इसका हुआ था 24 जून 2016 और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 31 मई 2019, ठीक। तो NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दो रिपोर्ट्स पर आधारित है, दो समितियों की रिपोर्ट पर आधारित है। एक सुब्रमण्यम समिति और दूसरी कस्तूरी रंगन समिति, दोनों साउथ इंडियन हैं। सुब्रमण्यम भारत सरकार के सचिव रहे हैं और कस्तूरी रंगन जो है इसरो से आप नाम जानते हैं उनका, साइंटिस्ट के रूप में। तो इन दोनों समितियों की रिपोर्ट पर आधारित है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस रिपोर्ट पर आधारित पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई, अगली डेट क्या हो गई, 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने, भारत सरकार ने, यानी कैबिनेट ने पास किया, ठीक है, कैबिनेट ने पास किया, ठीक। तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो ये ड्राफ्ट बनाया गया, इस ड्राफ्ट को, इस पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार या कैबिनेट ने पास किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऐसे इंपॉर्टेंट थे। तो आप देख रहे हैं कि जो ये पॉलिसी आई है इसकी एक्सरसाइज 31 मई 2015 से प्रारंभ हो गई थी, और 31 अक्टूबर 2015 से प्रारंभ हो गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दो विशेषज्ञों की समिति के आधार पर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, भारत में शैक्षणिक एक तरह से बदलाव, रिफॉर्म करने के लिए, सुधार के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। इसके उद्देश्य बहुत बड़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अगर वास्तविक रूप से ये नीति लागू होती है तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे। अगर वास्तविक रूप से, क्योंकि कोई भी चीज़ पेपर पे आना अलग चीज़ होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज़ होती है। कि भारत में जो अभी तक रटने वाली विद्या रही है, डिग्री आधारित शिक्षा रही है, उसमें बदलाव लाया जाए। और एक भारत में शिक्षा का उद्देश्य जो है वो रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि जो शिक्षा का प्रसार है उसका फायदा लोगों को वास्तविक रूप से मिल सके। तो ऐसे बड़े उद्देश्यों के साथ, अब वो एक अलग पॉइंट है। अब मैं अगर वास्तविक रूप से बात करूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये नीति कई लोगों के मन में है कब लागू होगी, 2021-22 के एकेडमिक सेशन में इंप्लीमेंट होने का जो टाइम होगा वो 2021-22
2021-22 के सेशन में ये लागू होगी। ठीक है, अब इस पॉलिसी में क्या बड़े रिफॉर्म हुए हैं, क्या प्रोविजंस हैं, मैं उन पर आता हूं। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं मैं उन पर आता हूं। ठीक है, सबसे पहला प्रोविजन जो है वो अब मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया। ठीक, मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अब कल से क्या हो गए, शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री। पहले भी ऐसा ही था, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है कि नहीं। तो शिक्षा मंत्री पहले भी था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1985 के बाद शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। फिर से अब ये दौर आया जब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और इसके पीछे कारण क्या है कि मानव को एक संसाधन नहीं माना जाना चाहिए। ह्यूमन एक रिसोर्स नहीं है, उसको जो रिसोर्स मान लिया तो हमने एक वस्तु मान लिया, तो ऑब्जेक्ट मान लिया। तो ये शब्द हटा दो वहां से और उसके अनुसार, उसके व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करना है, शिक्षा के उस उद्देश्य की ओर चले। अब यहां पर बात आती है कि इससे और क्या इंप्लीमेंटेशन और क्या चीजें आई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये तय किया गया है यहां पर जो अब एजुकेशन का सिस्टम है वो 5+3+3+4 इस पर आधारित है। हमारा इंटरमीडिएट तक का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 5+3+3+3+4 पर आधारित है। अब लोगों के मन में एक सवाल है कि भाई ये क्या है 5+3। तो 5, ये पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज 5 वाली, ये बेसिक प्राइमरी स्टेज। ठीक है, 5 वाली जो स्टेज है इसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। ठीक, फाउंडेशन स्टेज है ये बेसिक स्टेज है और ये 3 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, 3 to 8 ईयर, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इस स्टेज में बच्चों को प्राइमरी, प्री प्राइमरी, फर्स्ट, सेकेंड तक की एजुकेशन दी जा सकती है। प्री प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं अभी प्री प्राइमरी बोलते हैं, प्लेवे बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेवे करके कर दिया, प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी जो भी है। तो सेकेंड तक की एजुकेशन यानी सेकेंड क्लास तक की एजुकेशन इस बेसिक या फंडामेंटल स्टेज में है, जिसको प्री प्रियोटरी स्टेज भी कहा गया है। प्री प्रियोटरी स्टेज यानी ये पहली स्टेज। इसी स्टेज में ये कहा गया, बहुत लोगों ने क्या किया, आप देखो तरह तरह के भ्रम फैलाने शुरू कर दिए कि इस स्टेज में जब बच्चा है, जब अपनी प्राइमरी स्टेज में है, अभी हम उसमें आ रहे हैं कि कैसे किन चीज़ों का योग। आज भी हम प्लेवे में बच्चों को खेल खेल में सिखाना, कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्जाम नहीं। ठीक है, इस तरह से कार्य करना, खेल कूद के द्वारा बच्चों को म्यूजिक के द्वारा, ऐसी चीज़ों के द्वारा जो है वो उनको प्रदान करना, ये उद्देश्य रखा गया है। और इस पहली स्टेज में बच्चों को ये कहा गया है कि जो है
वो किसी प्रकार से जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसका भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करके और उन बच्चों को सिखाया जाए, कोई डर उनमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी ना पढ़ाई जाए। जो लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये इससे बचना है कि इसका मतलब यहां पर जो है मातृभाषा या मदर टंग का यूज किया जाए बच्चे को सिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि इंग्लिश नहीं प्रयोग की जाए। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ जो है उसका मीडियम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसको जो है अपनी भाषा में वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है तो वो करे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेज जो है यहां पर, अब ये 3 वाली है, 3 की जो है सेकेंड स्टेज, इसको हम सेकेंड स्टेज कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज यानी सीधी सी बात है कि अगर हम इस स्टेज की बात करें तो ये स्टेज जो है वो आपके सामने आएगी, ठीक है, जिसमें जो बच्चे 3 to 5 की क्लास को लेंगे, यानी 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th और 5th, ठीक। इसी को बोला गया +5 + 3, यानी 3 क्लास का ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में जो बच्चा है, अगर एज ग्रुप की बात करें तो 8 से 11 वर्ष, ठीक है। 8 से 11 वाला जो है वो सेकेंड स्टेज में आ गया, ठीक है, जब हम इस स्टेज की बात कर रहे हैं। अब इस सेकेंड स्टेज में जो है वो बच्चे को सब्जेक्ट का इंट्रो कराया जाएगा, विषय की जानकारी दी जाएगी कि बेटा ये विषय में ये पढ़ना है, बेटा ये विषय में ये पढ़ना है। कोई एग्जाम प्रोसेस या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। उन विषयों की जानकारी यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। यहां भी बच्चों के ऊपर कोई एग्जाम या तमाम तरह के सिलेबस करिकुलम का प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। ये बदलाव अब आप सोच कि देखिए कैसे कि बच्चे के ऊपर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5th क्लास तक किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होगा। 5th क्लास तक वो नेचुरल स्किल डेवलपमेंट के आधार पर आगे बढ़ेगा, जिसमें गेम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल होगा इन बच्चों के एजुकेशन। यहां तक एग्जाम या किसी ऐसी चीज का यहां पर प्रोविटेड मतलब पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बदलाव किया गया है। अब अगर हम बात करें फिर +3, अभी हमने 2 देखा, 5 फिर +3 देखा, अब फिर से एक +3 आया, यानी तीसरी स्टेज आ गई, फिर +3 वाली 11 से 14 वर्ष वाली स्टेज आ गई, ठीक है, जिसको मिडिल स्टेज कहा गया। ये मिडिल स्टेज है और 11 से 14, 11 to 14, 11 to 14 वर्ष ईयर के बच्चों के लिए है। इसमें बच्चा 6, 7, 8 यानी 3 क्लासेस को करेगा, 6 में होगा, 7th में होगा या 8th में होगा, ठीक है। 6 में, 7th में, 8th में जब बच्चा जाएगा और इस स्टेज में जब बच्चा होगा तो यहां पर एक चीज कहा गया कि बच्चों को अब विषय के अंतर्गत लाया जाएगा, एक सिलेबस के अंतर्गत लाया जाएगा, एक एग्जाम प्रोसेस के अंतर्गत लाएगा। कब? 6, 7 और 8 में। और एक बात और कही गई है कि यहां पर बच्चों को जो है वो कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर कोडिंग, ठीक है, कंप्यूटर कोडिंग, पेंटिंग, इनका ये सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा, इसकी इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर बच्चे करना चाहें तो वो भी उनको मिलेगा और उसको भी एक सब्जेक्ट मान लिया जाएगा।
ऐसी कोई भी एक्टिविटी में अगर बच्चा इन्वॉल्व है, प्रॉपर टाइम दे रहा है, तो उसको भी एक विषय मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके अंतर्गत उन्हें जो है ये परमिशन जो है वो दे दी गई है। ठीक, अब बात करते हैं +4। ठीक है, +4 आप 5 समझ गए, बेसिक स्टेज हो गई हमारी। +3 6 7 8। ठीक है, ये सॉरी 5 6 7 8। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं यहां पर, तो जो यहां पर जो है 5th तक की स्टेज थी, यहां सिर्फ सेकंड, यहां बच्चा जो है सिर्फ सेकंड तक पढ़ रहा है। यहां पे बच्चा किस क्लास तक पढ़ रहा है? 5th तक। यहां पर 6 7 8 8th तक। अभी यहां क्या हो जाएगा? 12th तक। यानी चौथी स्टेज जो है हमारी, इसमें 4th स्टेज जो है, 4th स्टेज को जो नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 वर्ष। (14 to 18 ईयर। और ये कौन सी स्टेज है? सेकेंडरी स्टेज। मीडियम स्टेज के बाद अब इसमें 9 10 11 12। ठीक, तो 5 सेकेंड तक प्राइमरी एलकेजी वगैरह लेकर, 3rd में 5th तक, ये +3 मतलब 4 5 6 3 क्या हो गया? 6 7 8। ठीक, सॉरी यहां पे 3 4 5 6 7 8 और फिर 9 10 11 12। ठीक है, ये स्टेज जो है, इसमें बच्चों को सब्जेक्ट का या विषय का जो गहन अध्ययन है, यानी सब्जेक्ट की समझ पैदा करना, विषय की समझ पैदा की जाएगी। विषय की जो है यहां पर समझ उत्पन्न की जाएगी। विषय को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, ऐसी चीज यहां पर विषय के प्रति जो है वो लाई जाएगी कि गहरी समझ हो। और इस स्टेज में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। सेमेस्टर वाइज एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। 2 सेमेस्टर को जोड़कर और उनका फाइनल मार्क्स दिया जाएगा। तो पहले भी छमाही और वार्षिक परीक्षा होती थी ना, बस अंतर क्या था कि छमाही में जो आता था वो वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्जाम में भी आता था। अब बच्चों को वो बर्डन नहीं रहेगा। एक बार 6 महीने का एग्जाम दे दिया, अब अगले 6 महीने वो पढ़ेंगे, उसका एग्जाम देंगे। तो दोनों सेमेस्टर अलग अलग हो गया। ये नहीं कि उधर एक एग्जाम दिया छमाही में, फिर उसके बाद उसी को रिवाइज करो, तो बोरियत सी स्थिति थी। तो अभी क्या है कि अब 2 सेमेस्टर इसमें हो गया, 2 सेमेस्टर इसमें हो गया, 2 सेमेस्टर इसमें, 2 सेमेस्टर, यानी 8 सेमेस्टर में हम इस 9 to 12 के कोर्स को जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक, 9 to 12 के कोर्स को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर जो एक बड़ा रिफॉर्म हुआ है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि अब जो है वो सब आप देखते थे पहले 10th के बाद बच्चा जब 11th में आता था, 12th में, तो उसमें जो है उसको सब्जेक्ट स्ट्रीम लेनी होती थी और 3 स्ट्रीम होती थी। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्ट्रीम जो है वो उसको लेनी होती थी और सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंतर्गत वो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स 3 स्ट्रीम में जाता था। ठीक है, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत सब्जेक्ट स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है और ये कहा गया है कि सब्जेक्ट्स का एक पूल बनाया जाएगा। पूल मतलब बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें सब्जेक्ट्स के अलग अलग सेक्शन होंगे और उसमें से कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। जो पूल बनेगा, उस जैसे कोई स्कूल है तो उसमें वो अवेलेबल भी तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि कोई भी विषय ले लिया। तो उस पूल में जो है जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे सपोज दैट कि आप जब यूपीएससी का एग्जाम देते हो, पीएससी का एग्जाम देते हो, तो उनका सब्जेक्ट पूल है। अब कोई भी विषय ले सकता है। ये नहीं कि आपको फिजिक्स लेना है तो आपका बीएससी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर मेरा जो है वो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं, क्या हम हिस्ट्री ले सकते हैं? सर मेरा ज्योग्राफी नहीं, क्या हम ज्योग्राफी? बिल्कुल ले सकते हो आप। वहां पर बीटेक वाला बंदा ज्योग्राफी लेकर पढ़ता है। ठीक है,
तो सॉरी कंपटीशन क्वालिफाई करता है, आईएएस बनता है। तो सेम ऐसे ही यहां पर क्या है कि आपका 9th 10th के बाद जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन होता था, स्ट्रीम सिलेक्शन होता था, तो और आर्ट्स वाले कोई सुपीरियर बनता था, कोई इंफीरियर बनता था। ये होता था भाई जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, ठीक है, जो हिस्ट्री पढ़ रहा है वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। अब मान लो कुछ भी किसी का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, और कोई मैथ्स पढ़ रहा है उसके साथ ज्योग्राफी में उसका इंटरेस्ट है, पढ़ना चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम थी, नहीं पढ़ सकता था। अब वो समस्या समाप्त। इसका मतलब कि अब सब्जेक्ट स्ट्रीम की जगह वो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन की फ्रीडम हो गई। और अगर 5 विषय लेने हैं तो जो पूल है उसके अंतर्गत वो ले सकता है। ठीक, अब इसके बाद अगला रिफॉर्म क्या हुआ है उस पर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट स्ट्रीम ही समाप्त कर दी गई। अगला रिफॉर्म ये है कि जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। ये बोला गया है कि रिपोर्ट कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डिग्री असेसमेंट। तो रिपोर्ट कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डिग्री असेसमेंट मतलब बच्चे का सिर्फ मार्क्स नहीं, बच्चे का ओवरऑल जो स्कूल का कैरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दिए जाएंगे। तो अभी जो भी कॉन्वेंट या अच्छे स्कूल्स हैं ऑलरेडी 360 असेसमेंट वहां पर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, नई बात इसमें कुछ और है। नई बात ये है कि अभी जो असेसमेंट होता है उसमें सिर्फ टीचर्स असेसमेंट करते हैं, बच्चों को कोई असेसमेंट का अधिकार नहीं होता है। अभी जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें बच्चे को अपना भी असेसमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स का, मतलब ग्रुप जो जिसके साथ वो पढ़ रहा है उनका भी असेसमेंट वो करेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अब ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चे की पता चलेगी उस रिपोर्ट कार्ड को देखकर, अगर रिपोर्ट कार्ड सही तरीके से बनाया गया है तो, कि बच्चा गेम में, बच्चा म्यूजिक में, बच्चा बोलने में, बच्चा कम्युनिकेशन में, तमाम चीजें जो है वो करता है जो स्कूल एक्टिविटीज में, उनमें कहाँ क्या चीज है। तो ये सच में आवश्यकता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हुए भी ओवरऑल उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और ऐसे में वो बहुत सारे स्थान पर परेशान होते हैं। और स्पेशली अगर हम कंपटीशन की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो वहां तो ऑलरेडी वो परेशान होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। तो इसलिए ये जो 360 डिग्री असेसमेंट है ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है इसकी। ठीक, इसके बाद अब ये तो हो गया इंटरमीडिएट तक का एजुकेशन। इंटरमीडिएट के बाद क्या है कि सबसे पहले तो ये रखा गया, अब लोगों का, जो बच्चों का एडमिशन होगा वो कैट के थ्रू होगा। एनटीए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक एग्जाम करवाएगी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आफ्टर 12th कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे, और वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में जो भी इंस्टीट्यूट शामिल होना, मतलब उनको फ्रीडम दी गई है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट शामिल होंगे भी, लेकिन ये भी फ्रीडम दी गई कि अगर उनका अपना कुछ स्टेप है अलग से तो वो कर सकते हैं। बट ये है कि सभी के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, मतलब जो मेरिट के आधार पर सीबीएसई वाला इतना ले आया, यूपी बोर्ड वाला इतना ले आया, बिहार बोर्ड वाला इतना ले आया, ठीक है, ये सब खत्म। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, एक चीज और, एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत या ऑल ओवर इंडिया, चाहे बेसिक एजुकेशन हो, मिडिल हो या हायर एजुकेशन हो, सिलेबस सबका एक होगा। अब सिलेबस अलग अलग नहीं होगा, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो जब सिलेबस एक है तो फिर अब मेरिट का चक्कर खत्म, आप एग्जाम क्वालिफाई करो, एडमिशन लो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत से बच्चों का जो कम मार्क्स आता था, परेशान हो जाते थे, तो अब उनको परेशान नहीं, आप कंपटीशन क्वालिफाई करिए। और तो मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी किसको बढ़ावा दे रही? कंपटीशन को। बच्चों आप देखिए, कंपटीशन में यही बातें तो हम आपको सिखाते हैं, स्विच ऑफ करना भी बताना पड़ता है।
कम्युनिकेट, आज वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम में रहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, बातों को शेयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो आज वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से, आज जिनका ग्रुप सशक्त है, क्यों सशक्त है? क्योंकि वो ग्रुप में है। जो भी एकला चलो वाली नीति पे हैं, क्या हो रहा है? उनका पर्सनालिटी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। अब ग्रेजुएशन की बात करें, जब बच्चा एडमिशन ले लेगा तो अभी वहाँ पर जो रिफॉर्म किया गया है उस पर आए, तो अब नाम दिया गया उसको मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री। तो ग्रेजुएशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। मतलब सीधी सी बात है कि अब इसमें क्या हुआ है हम देखते हैं। ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इन चारों ईयर की तस्वीर में कुछ है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी तक क्या था कि 3 साल के बाद ही आप ग्रेजुएट होते थे, और इंजीनियरिंग और अदर सर्विसेज में आप 4 साल के बाद ग्रेजुएट होते थे, और तभी आपको डिग्री मिलती थी। अगर किसी कारणवश आप बीच में छोड़ के चले गए तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलती थी, वो आपका बेकार, कहते साल खराब हो गया, बेकार चला गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप फर्स्ट ईयर, अगर आपने 1 साल पढ़ाई कर ली, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सभी प्रकार के बैचलर डिग्री में। ये बैचलर के लिए है, ग्रेजुएशन के लिए है, ठीक है, बैचलर डिग्री के लिए है। सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट ईयर के बाद। सेकेंड ईयर अगर आप क्रॉस करते हो, आपको डिप्लोमा, 2 वर्ष की पढ़ाई करके, अगर वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप 2 ही साल पढ़ो, डिप्लोमा ले लिया आपने। 3 ईयर में आपको बैचलर, ठीक है, बैचलर डिग्री मिलेगी, सामान्य बैचलर डिग्री आपको 3 साल में मिलेगी। जहां 4 साल है वहां 4 साल, jैसे बीटेक में 4 साल तो 4 साल है, बट बीए की बात कर रहा हूं, बीएससी की बात कर रहा हूं, तो वो बैचलर डिग्री होगी। फिर फोर्थ ईयर में बैचलर विथ रिसर्च सर्टिफिकेट, मतलब आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर लिए, आपको रिसर्च में रिसर्च करने की परमिशन आपको मिली, मतलब आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो बैचलर डिग्री नहीं है, बैचलर डिग्री विद रिसर्च सर्टिफिकेट, ठीक है, विद रिसर्च सर्टिफिकेट, मतलब आप बैचलर के साथ साथ रिसर्च भी कर सकते हो। यानी रिसर्च करना हो तब आप ये वाला बैचलर लो, अगर आपको रिसर्च नहीं करना है तो आप 3 साल वाला बैचलर। तो 3 इयर्स का भी बैचलर डिग्री होगा और 4 इयर्स का भी बैचलर डिग्री होगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 इयर्स वाला बैचलर डिग्री करना, जैसे किसी को आईएएस का एग्जाम देना है, उसको एमए और रिसर्च में नहीं जाना है, तो वो फिर क्या करेगा? वो 3 साल का बैचलर डिग्री लेगा और उसके बाद आईएएस की तैयारी करेगा, कंपटीशन की ऐसे सीजीएल की तैयारी करेगा। तो अब जैसे आप सामान्य रूप से क्या बोला गया, 4 साल का बीए हो गया, 4 साल का हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अगर किसी वजह से कोई, मान लो सपोज दैट 1 साल ये पढ़ पाया, दूसरे कोर्स में चला गया, तो फिर वो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसका वो वर्ष खराब नहीं हुआ। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, मतलब आप एंट्री कोर्स एक समय में, कहा गया एक समय में 1 से अधिक कोर्स कर सकते हो। एक बार आपने ब्रेक ले लिया, फिर आप दूसरा कोर्स करके और फिर वो एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो एंट्री भी कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो, ऐसी परमिशन, उसकी पूरी डिटेल्स अभी आनी है कि वो कैसे होगा। एक समय दिया जाएगा कि इतने समय के अंदर आप आके फिर इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो उसी को एंट्री और एग्जिट दोनों बोला गया, ठीक। तो अब इसके बाद जो है, ये तो हुआ बैचलर डिग्री से रिलेटेड, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मास्टर डिग्री जो है उसमें भी परिवर्तन हुआ है। मास्टर डिग्री जो है वो 1 ईयर का हो गया है, ठीक है। अगर ये 4 साल, क्योंकि मास्टर डिग्री कौन करेगा? ये वाला करेगा,
ये वाला नहीं होगा एप्लीकेबल, क्योंकि आप मास्टर डिग्री में तभी जाएंगे जब आप रिसर्च वाले फील्ड में जाना है। तो आप जो है वो ये 4 साल कर लिए, उसके बाद 1 ईयर का ही एमए होगा या मास्टर डिग्री होगा। आफ्टर 1 ईयर उसको एमफिल आदि करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए एनरोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़े रिफॉर्म में से एक है जो मैंने आपको बताया कि कैसे बेसिक एजुकेशन से लेकर और हायर एजुकेशन तक की चीज़ें जो है वो संशोधन के अंतर्गत आई हैं। ठीक, इसके बाद इसमें एक डिजिटल लॉकर पर आधारित, जो हमारा डिजी लॉकर है, आप यूज़ करते होंगे, आप बच्चों जानते होंगे आप उसको, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिजी लॉकर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिजी लॉकर आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। सभी का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा ऑनलाइन बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ग्रेजुएशन 1 ईयर इंटरमीडिएट किया, तो उसका यहां पर डिटेल हो गया कि उसकी क्वालिफिकेशन ये है। उसके बाद उसने 1 साल का सर्टिफिकेट किया, तो 1 साल वो अब दूसरा कोर्स करने चला गया, तो वो सब क्रेडिट होता जाएगा। जहां से जो भी वो कोर्स करता रहेगा वो सारा कोर्स जो है डिजिटली यहां पर क्रेडिट होता जाएगा। ठीक, तो उसका एक जो है बैलेंस जैसे होता है रुपीज में, तो वो एजुकेशन बैलेंस, एकेडमिक बैलेंस जो है उसका बनता जाएगा ये क्रेडिट, और उसी बेसिस पर उसको आगे जो भी एम्प्लॉयमेंट या जो भी चीजें हैं वो करी जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर जो एजुकेशन में और रिफॉर्म हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें बच्चों, तो अभी ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट करीब 650 पेज की है। ये पूरा पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो 650 पेज की है, और इसमें बहुत सारी डिटेल्स अभी आपके सामने और भी आएंगी। बट बेसिकली मोटे तौर पर आपको जो ध्यान रखना है, अभी इंस्टेंट अगर हम बात करें कि एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना है, तो मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इस पर कोई भी कानून तभी बनेगा जब केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग होगा, यानी संसद पास करेगी और राज्यों से इसकी परमिशन ली जाएगी, विधेयक पास होगा। ये लागू कब होगा, इंप्लीमेंट कब होगा? 2021-22 के सत्र में लागू होगा। यदि ये सारी प्रक्रिया सही तरीके से चली तो इंप्लीमेंट होगा। अभी तुरंत क्या हो गया है, आप साइट पर जाओगे एचआरडी की, तो एचआरडी नहीं मिलेगा, लिखा होगा शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो इंप्लीमेंटेशन हो चुका है जो चीज का। ठीक है, ये पूरी पॉलिसी किस पर आधारित है? सुब्रमण्यम समिति और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। समितियों का कब गठन हुआ, कब रिपोर्ट आई, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या किया गया? सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि अब पहले था 10+2 एजुकेशन। ठीक है, 10+2, 10 तक 10 और फिर उसके बाद +2 एजुकेशन। अभी क्या हो गया? 5+3+3+4 एजुकेशन। ठीक है, तो ये बेसिक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। अब इसमें और बहुत सारी चीजें, डायमेंशंस हैं, जैसे संस्कृत में कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, वो एक अलग फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है, अब क्योंकि कई बार बहुत लोग बहुत गलत तरीके से उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, इन सब चीज़ों से आप अलर्ट रहिएगा। जैसे संस्कृत में जो है वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, संस्कृत ऑफर किया जाएगा, तो उसमें अब बहुत लोग क्या करेंगे, उसमें ये फैलाने की कोशिश करेंगे, अरे देखो सब संस्कृत होने वाला, अब अंग्रेजी का सब बंटाधार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज इंडिया जो है एक इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट है, और इंटरनेशनल मार्केट मतलब अंग्रेजी। बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं हो सकता, ये सबको पता है। ये सुब्रमण्यम को भी पता है, और ये कस्तूरी रंगन को पता है, और ये रमेश पोखरियाल निशंक जी हो या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी हो, सबको पता है ये। तो लेकिन आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ अपनी किसी भाषा को बढ़ावा देना कहीं से गलत नहीं है, अगर आप उसके एक पक्ष को सोचो तो।
ठीक है। तो इसलिए उसको आप जो है किसी तरह के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। वो कोई कंपलसरी नहीं होगा, आपके इच्छा पर है कि आप उस विषय को अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, उस विषय को अपना मीडियम बनाना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, बहुत सी अब कोई भी पॉलिसी आती है तो बच्चों, कोई भी पॉलिसी आएगी तो वो फुल प्रूफ नहीं होती है, 100% नहीं होती है। ठीक है, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम होगी, उसका भी सोल्यूशन आएगा। अभी इसी नीति में बहुत सारे संशोधन होंगे, बहुत सारे अमेंडमेंट होंगे। ठीक है, तो ये समय समय के साथ जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तब प्रॉब्लम, जैसे जीएसटी जब आया था तो बहुत प्रॉब्लम आई कि नहीं, धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए, पता नहीं कितने अमेंडमेंट हो गए इसमें। तो उसी तरह से इसमें अमेंडमेंट होंगे, तो इसको लेकर बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई भ्रम पालने की आवश्यकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, बस उनको आपको ध्यान रखना है। एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस पॉलिसी का अंतिम जो उद्देश्य है वो ये है कि कंपटीशन को पूरी तरह से बढ़ावा देना और वास्तविक रूप से कॉम्पिटिटर्स को तैयार करना। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन, आज जो डिग्री आप लोग लेके घूम रहे हैं उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा, पॉलिसी पेपर में होना, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, दोनों बहुत बड़ी बात है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, उसमें हमारा आपका रोल होता है, तभी तो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन अगर होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको आगे पता चलती रहेंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमी के टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छे से रहिएगा, एकदम सेफ रहिएगा और पूरी तरह से पूरी एनर्जी के साथ कंपटीशन क्वालिफाई करना है। 21-22 के सेशन में नहीं, 20-21 के सेशन में क्वालिफाई करना है। ये तय करके आप अपनी तैयारी करिए। थैंक यू।